उद्धव ठाकरे का भोंपू आज स्विच ऑफ हो गया। संजय राउत को 4 अगस्त तक के लिए ईडी रिमांड पर भेज दिया गया है। अब पात्रा चौल मामले में संजय राउत से पूछताछ होगी। करोड़ों का मनी ट्रेल संजय राउत और उनकी पत्नी के बैंक अकाउंट यानी खाते तक पहुंच रहा है। संजय राउत के पास फिलहाल ईडी के सवालों का कोई जवाब नहीं है। माना जा रहा है कि पूछताछ में कुछ और चौंकाने वाली जानकारी भी सामने आ सकती है। मगर आज उद्धव ठाकरे संजय राउत के घर गए, उनकी मां से इमोशनल मुलाकात की, यानी शिवसेना अब संजय राउत को शहीद साबित करने में जुटी हुई है। ये तो होना ही था, इसका पता सबको था। संजय राउत को जाना होगा। जी हां, संजय राउत गए, मगर कोशिश ये दिखाने की थी किस धज से कोई मख्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। मगर ये सियासत है जनाब। इल्जाम 1034 करोड़ के घोटाले का है। पात्रा चौल के 672 परिवारों के सिर से टीन की छत छीनी। 9 बिल्डर्स को 47 एकड़ जमीन बेची गई। इल्जाम है कि किकबैक राउत के घर मैत्री निवास तक पहुंचे, मगर उनके परिवार से सॉलिडेरिटी शो करने के बाद उद्धव ठाकरे वापस लौटे तो सियासत की बिग पिक्चर देख रहे थे। बीजेपी पर इल्जाम ये लगाया कि वो विपक्ष को खत्म कर रही है और चेतावनी ये कि अपना टाइम आएगा तो देखेंगे। जैसे मैंने अभी कहा कि नड्डा साहब ने जो भी कल कुछ भाषण दिया है, क्या उसमें आपको प्रजातंत्र दिखाई दे रहा है? सिर्फ एक ही पार्टी, मतलब उनकी जो पार्टी है वही रहनी चाहिए और वही रहेगी, और बाकी सारे पार्टी, जितनी सारे पक्ष हैं, सारी पार्टियां हैं, वो खत्म हो जाएगी। आज तक हम मानते थे कि ये शतरंज, यानी कि मराठी में कहते बुद्धिबल, तो इसमें शतरंज नहीं है, बुद्धि का कोई ठिकाना नहीं है, सिर्फ बल वापर ले जाते हैं, शक्ति का उपयोग किया जा रहा है। और अगर ऐसे ही आपका तरीका होगा तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जमाना एक रहता नहीं, सारे लोगों के लिए दिन जो रहते बदलते रहते हैं। अच्छे दिन, बुरे दिन, अच्छे दिन कब आएंगे वो बात अलग थी, लेकिन ऐसे लोगों के बुरे दिन तो जरूर आते हैं। और आप जैसे बर्ताव उस वक्त अन्य लोगों के साथ करते हो, शायद उससे बुरा बर्ताव उस वक्त जनता आपके साथ कर सकती है। तो मेरी विनती है कि जो भी विचार अगर आपके पास है, सोच आपके पास है, जनता के सामने आइए। हमारी सोच जो भी है हम जनता के सामने रख रहे हैं, आप भी सोच रखिए और जनता के ऊपर फैसला छोड़ दो। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की लोकल सियासत को जिस तरह नेशनल बना रहे हैं, उसे समझने की जरूरत है। दरअसल ये खुद को विक्टिम साबित करने की रणनीति है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के जिस बयान का उद्धव ने हवाला दिया, वो बयान पटना में दिया गया। उसका रेफरेंस विचारधारा थी। पहले नड्डा का बयान सुन लीजिए, कहानी समझ में आ जाएगी। हम एक ऐसी पार्टी है जो आइडियोलॉजिकल बेस्ड है, वैचारिक पृष्ठभूमि पर हम खड़े हैं। मैं बार बार लोगों को बोलता हूं, देखो अगर ये विचार नहीं होता ना तो हम इतनी बड़ी लड़ाई नहीं लड़ सकते थे, और सब लोग मिट गए, समाप्त हो गए, और जो नहीं हुए वो हो जाएंगे। रहेगा तो फिर बीजेपी रहेगी। मगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद थी। उद्धव ठाकरे ने बहुत सलीके से बताया, असली वफादार तो संजय राउत ही निकले, बाकी हमाम के नंगे। पानी जब बंद हो जाएगा तो पूछेंगे, क्या नहाओगे, क्या निचोड़ोगे। मुझे संजय राउत पर अभिमान है, और बाला साहब का असली सैनिक सिर्फ वो पिक्चर देखने के लिए, ठीक है पुष्पा झुकेगा नहीं, लेकिन ये झुका नहीं। जो झुकने वाले थे वो हमाम में चले गए, और झुकने वाला कभी शिवसैनिक नहीं हो सकता। जो भी लोग कह रहे थे कि हम बाला साहब की जो भी हमारे पास एक शिक्षा थी, शिक्षा म्हणजे मराठीतली नाही, शिकवण ज्याला म्हणतो, उसके ऊपर हम हमारा आगे की दिशा तय कर रहे हैं, तो ये बाला साहब ने दिखाई नहीं, दिशा नहीं है। जितने हमारे सारे लोग गए हैं, मैंने कहा कि वो तो गए, उनके हमाम में गए हैं, हमाम में गए हैं वो। अब वो मजा ले रहे हैं, लेने दो, लेकिन जब पानी बंद हो जाएगा तो क्या करेंगे। उद्धव ठाकरे अपना बयान देते हुए शायद भूल गए कि संजय राउत को ईडी ने किन ग्राउंड्स पर गिरफ्तार किया, किन ग्राउंड्स पर उनकी डिमांड की। पूछताछ में असहयोग, बेहिसाब पैसे की बरामदगी, संदिग्ध दस्तावेजों की बरामदगी, परिवार को मनी ट्रेल का लाभ, बेनामी संपत्ति होने का शक और प्रवीण राउत से पैसों का लेन देन।
इन सारे मामलों का सियासत से कोई लेना देना नहीं, मगर सियासत अपनी सुविधा के मुताबिक इसे अपने अखाड़े में खींच रही है। यकीन ना हो तो मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का यह बयान सुनिए। एक भोंगा अंदर गया, यानी लाउड स्पीकर जेल गया। संजय राउत अघाड़ी सरकार में उद्धव के लाउड स्पीकर ही माने जाते थे। अरे आपते तो काय अरे आता येणारच नाही तो 8 वाजताचा भोगा बंद झालाय. एकनाथ शिंदे के बयान में आपको जितना भी तंज दिख रहा हो, मगर अब शिवसेना मराठी स्वाभिमान को मराठी भावना के रुझान से जोड़ रही है। उद्धव ठाकरे का संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद उनके घर जाना, उनकी बूढ़ी मां से इमोशनल मुलाकात करना इसी नजरिए से देखा जा रहा है। मगर सच्चा शिव सैनिक अब सवाल पूछ रहा है, उद्धव साहब पहले ये कर रहे होते तो नौबत यहां तक पहुंचती क्या? शिवसेना पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने थोड़ी देर पहले यहां पर आकर संजय राउत के परिवार से बातचीत की। आप देख सकते हैं ये मैत्री बंगलो है, संजय राउत का निवास स्थान है। और संजय राउत को ईडी ने गिरफ्तार करने के बाद उद्धव ठाकरे उनके परिवार को यहां मिलने आए थे, उनका ढाढ़स बनाने के लिए आए थे। कल जिस तरह से तस्वीरें सामने आई थी कि संजय राउत अपनी मां से जो है मिल रहे हैं, उनके गले मिल रहे हैं और पूरा परिवार जो है भावुक हो गया था। तो ऐसे में एक नेता के रूप में उनके परिवार को यहाँ पर ढाढ़स बढ़ाने के लिए उद्धव ठाकरे यहाँ पर आए थे, जिसको लेकर अब शिंदे गुट की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि यही अगर उद्धव ठाकरे अन्य जो नेता है, चाहे फिर वो भावना गोली हो या फिर दूसरे नेता जिनको ईडी का नोटिस आया था, प्रताप सरनाइक हो या फिर दूसरे जो नेता है जिनको ईडी का नोटिस आया हो, अगर उनके घर पे जाते तो अच्छा रहता। सोमवार को डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और सीएम एकनाथ शिंदे ने संघ प्रमुख से मुलाकात की। संघ प्रमुख मुंबई में थे। ये सौजन्य मुलाकात थी, मगर सौजन्य मुलाकात के गहरे अर्थ हैं। जो अर्थ नहीं समझते उनका सामना अनर्थ से होता है। शिवसेना के लिए अब सवाल सियासत बचाने का है, बाला साहब की विरासत बचाने का है। उद्धव ठाकरे की हेल्थ उनका साथ नहीं दे रही, उनकी जगह भरपाई अब आदित्य ठाकरे कर रहे हैं। उन्हें विरासत जल्दी संभालनी पड़ रही है, इसलिए गद्दार वफादार जैसे अल्फाज जल्दी रटने पड़ रहे हैं। लगातार अपनी सभाओं में कह रहे हैं कि ये गद्दार हैं, जबकि वो अपने आप को कह रहे हैं कि हम क्रांतिकारी, हमें हिंदुत्व को बचाने के लिए हमने क्रांति की है। ये इन पे बात जितनी कम करे उतना उनके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि ये गद्दार है, गद्दार ही रहेंगे। क्रांतिकारी जिसे उठाव कहते हैं, बंडखोर कहते हैं, क्रांतिकारी कहते हैं, उसे हिम्मत लगती है, ताकत लगती है। ये भाग के जाने वाले गद्दार है, ये खुद को बेचने वाले गद्दार है। ये जिस आदमी ने, जैसे उद्धव साहब ने इनको सब कुछ दिया, इनकी जो राजनीतिक जो कोई पहचान थी वो दी, टिकट्स दिए, सारी कुछ जो भी आना था उनको दिया है, तो भी ये गद्दार बने। और जो वार हुआ है, जो हमला हुआ है, वो सीने पे नहीं पीठ पे हुआ है। बड़ा चौध आपके जो एक बड़े नेता है संजय राउत जी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, आप किस तरह से देखते हैं? ये महाराष्ट्र को अगर आप देखें तो कम दिखाने के लिए ये सारी साजिश है। कल परसों में जो गवर्नर साहब ने कहा है वो तो महाराष्ट्र के खिलाफ है, मराठी आदमी के खिलाफ है, और ये कहीं ना कहीं छुपाने के लिए अन्य जो सर्कस है वो चल रही है। और भी कई नेताओं पर दबाव है क्या? लगातार कहा जा रहा है कि अगर आप शिंदे गुट के साथ शामिल नहीं होंगे तो आप पर ईडी की रेड हो जाएगी। आप देख रहे थे अर्जुन खोटकर जी का जो इंटरव्यू था, वो अगर आप चलाए तो आपको पता चल जाएगा। संजय राउत घोटाले के आरोपी हैं। उन्हें स्कैम की किकबैक मिला है। उनकी पत्नी के खाते में पैसे आए जिनको लौटाए जाने की ट्रेल नहीं मिल रही। ईडी समझती है ये घोटाला है, मगर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कहते हैं ना, सरकार राउत को निशाना बना रही है, सरकार अहंकारी है। देखिए राहुल गांधी अपने ट्वीट में क्या कह रहे हैं। राजा का संदेश साफ है, जो मेरे खिलाफ बोलेगा वो तकलीफें झेलेगा। सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके विरोधियों का हौसला तोड़ने और सच का मुंह बंद करने की पुरजोर कोशिश जारी है। लेकिन तानाशाह सुन ले, अंत में सत्य जीतेगा और अहंकार हारेगा। राहुल गांधी ही नहीं, संजय राउत को सपोर्ट तो समाजवादी पार्टी का मिल रहा है। मुंबई में समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी शिवसेना के हिंदुत्व के खिलाफ हैं। दिल्ली में पार्टी की राज्यसभा सदस्य जया बच्चन राउत को जुझारू नेता बताते नहीं थक रही। कमाल है, इन लोग करोड़ों रुपए लगा रहे हैं,
मेंबर्स को खरीदने में। मुझे संजय राउत जी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर, ही हैज द सपोर्ट ऑफ हिज पार्टी। उनके साथ जो कर रहे हैं वो गलत है, जाती है, और संजय राउत जी को पूरा हमारा सपोर्ट। मोदी ने पावर में आते ही कहा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब जब मोदी सियासी दुश्मनों का सीक्रेट खजाना पकड़ा जा रहा है, कोलकाता से दिल्ली तक कैश ट्रेल मिल रहा है, एंटी मोदी मोर्चा के नेता पूछ रहे हैं कि संजय राउत को क्यों पकड़ा, पार्थ चटर्जी को क्यों पकड़ा। पार्थ के बारे में तो अब उनकी करीबी ही सब उगल रही हैं। राउत ने बिल्डर के अकाउंट से अपनी बीवी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कराया, बिल्डर के पैसे से अलीबाग में फ्लैट खरीदा, बिल्डर से हर महीने 2 लाख रुपए लेते थे, विदेश यात्राओं की फंडिंग भी बिल्डर से कराते थे। राउत के काले धन की कुछ कहानी ईडी ने कोर्ट में बता दी है। बहुत सी बातें सामने आनी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।